प्यारे छात्रों, आज एक बार फिर कक्षा 7 का अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी, सामंत, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने अधीन रखते थे। युद्ध के समय उनकी सेना का प्रयोग करते थे, उनसे उपहार लेते थे। लेकिन ये सामंत कभी कभी या कई जगह इन्होंने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर ली और राजा से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। ये अपने आप ही महामंडलेश्वर बनकर अपने आप ही राजा बन गए। इस तरह से छोटे छोटे जो नए राज्यों का उदय हुआ। एक इसमें जब हम दक्कन की बात करते हैं, दक्कन में राष्ट्रकूटों की जो शुरुआत हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि चालुक्य राजवंश में एक सामंत दंत्यदुर्ग, उसने अपने आप को महासामंत कहकर अपने आप को चालुक्य से अलग कर लिया और एक नए राजवंश की नींव रखी, राष्ट्रकूट के नाम से, जो बाद में चलकर फेमस हुआ। इससे अलग भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें अगर कोई आदमी जन्म से ब्राह्मण है लेकिन वो अपने युद्ध कौशल से हिरण्यगर्भ, जिसे शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ होता है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराता था ब्राह्मणों के द्वारा। अनुष्ठान को कराने के बाद व्यक्ति जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय ही माना जाता था। वह हथियार ग्रहण कर लेता था और जो है एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता था। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों में प्रशासन किस तरह से करते थे। तो हम देखते हैं कि इन राजाओं ने, जो नए राजा बने थे, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से, उत्पादक वर्ग से भी सत्ता की साझेदारी करते थे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि राजा जितने भी उत्पादक होते थे, किसान, कारीगर, इन सब से जो है उत्पादन का कुछ हिस्सा अपने लिए उपहार स्वरूप या कहें कि उसको लगान के रूप में ये अपने लिए लेते थे और उसी पैसे से, उसी जो धन इकट्ठा होता था, उसी वित्तीय सहायता से जो है प्रशासन चलाने में जो पैसा खर्च होता था उसमें उस पैसे का प्रयोग करते थे। हमें बहुत सारी प्रशस्तियाँ ऐसी मिली हैं जिसमें उस समय के जो कर थे उनको लेने की जो बात थी। तो इस तरह के लगभग 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से हमें विभिन्न किस्म के करों के लगभग 400 से भी ज़्यादा शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक जो इसमें उल्लिखित कर है वो था वेटी कर। ये कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा थी कि किसी भी व्यक्ति से आप बिना पैसा दिए उससे काम कराना जो है उस समय का वेटी कर कहलाता था। इससे अलग भी मकान पर छाजन डालना है तो उसके ऊपर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर लगने वाला कर, पारिवारिक जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी जो है अलग अलग तरह के कर लगाए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि करों से होने वाली जो इकट्ठी धनराशि थी उसी से राज्यों का प्रशासन ये राजा लोग चलाते थे। इसके बाद हम देखते हैं
प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, जब हम इनकी बात करते हैं तो हमने कक्षा 6 में जब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, उस समय की लगभग वही चीज इसमें भी है कि प्रशस्तियां होती क्या थी। ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी और राजा की कौशल का वर्णन करना होता था। राजा अपने आप को किस रूप में दर्शाना चाहता था, ये हमें प्रशस्तियां बताती हैं। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बाद हम बात करते हैं प्रतिहार नरेश नागभट्ट की, जो एक प्रशस्ति है जो कि हमें संस्कृत में लिखी हुई मिली है। इसमें नागभट्ट के कार्यों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सिंधु जो कि सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तब नतमस्तक हो गए थे या धराशायी हो गए थे जब वो राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य जो दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, इन सब राजाओं को नागभट्ट ने विजित किया था। ये हमें जो है ये प्रशस्ति बताती है। और साथ ही भूमि अनुदान, इससे तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण जो इन प्रशस्तियों को लिखते थे उनको राजा खुशी खुशी कुछ भूमि जो है अनुदान के रूप में दे दिया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं धन के लिए युद्ध। इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये राजा थे उनका किसी विशेष क्षेत्र पर एक अपना शासन चलाते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण था गंगा घाटी में कन्नौज शहर। हम बात कन्नौज की करते हैं तो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के जो शासक थे वो आपस में टकराव की स्थिति बनी रहती थी। और यही कारण था कि इतिहासकारों ने, क्योंकि इस शहर के ऊपर 3 वंशों ने एक साथ संघर्ष किया, तो इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये राजा अपनी संपन्नता को, अपने वैभव को दर्शाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। और जब कोई एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे, तो वो मंदिरों को भी निशाना जरूर बनाते थे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अफगानिस्तान के शासक सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपना नियंत्रण विस्तार जो है मध्य एशिया के भागों, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक उसने अपना शासन किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर होते थे। सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसका धन महमूद उठाकर ले गया था। उसने इस धन का प्रयोग अपने देश जाकर राजधानी निर्माण में उसने पैसा खर्च किया। हम ये कह सकते हैं कि धन को छीनना, धन के लिए युद्ध करना उस समय का एक जो है ट्रेंड चल चुका था। इसी कड़ी में हम बाद में देखते हैं कि जो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र थे उनमें चहमानों का राज्य था, जो बाद में चौहान वंश के नाम से फेमस हुए। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध था वो था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनके समय में मोहम्मद गौरी नाम का एक आक्रमणकारी अफगान शासक था, भारत पर उसने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसको 1191 में हराया। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में उसके हाथों उसकी जो है हार हो गई।
इसके बारे में हम जो नेक्स्ट अध्याय है उसमें और ज़्यादा हम इसको क्लियर कर लेंगे, और इसके बाद के जो टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।